अध्याय 24 विलाप के 100 वर्ष। जब हुआंग ज़ीहे और झोउ ज़ी किन सन परिवार के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबा, दयालु, मध्यम आयु वर्ग का आदमी वहां उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। उनकी परछाई देखकर वह जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। हिजड़ा डोंग, है ना? मैं चू कोंग हूँ, जो टिएन क्या घोड़ा दुकान पर काम करता हूँ। पिछली बार मैंने और मेरे अधीनस्थों ने टोन के घर की मरम्मत की थी। यह ठेकेदार चू है। हुआंग ज़ीहे ने जब उनका अभिवादन किया तो झू ज़ी किन ने जल्दी से दरवाजे पर लगे सीलिंग पेपर को हटा दिया। अंदर का फर्नीचर अभी भी वैसा ही था जैसा पिछली बार था, बस दरवाजा बंद रखने के कुछ दिनों बाद घर की हवा और भी ज्यादा घुटन भरी हो गई थी। बदबू बहुत तेज थी। हुआंग ज़ीहे और झू ज़ी किन ने खिड़कियों और फर्श को फिर से चेक किया। फिर झू कियांग से कहा, आप लोगों ने अच्छा काम किया, खिड़कियां बहुत मजबूत हैं। हाँ, यही कारण है कि टिएन क्या दुकान ने अभी कुछ समय पहले ही गृह सुधार क्षेत्र में प्रवेश किया है, लेकिन यह पहले से ही राजधानी में प्रसिद्ध है। हर कोई इस पर भरोसा करता है। चू कोंग ने लकड़ी की खिड़की के पैनल को थपथपाते हुए कहा, देखो, अगर तुम इसे बंद कर दोगे तो लोहे की छड़ भी इसे तोड़ नहीं पाएगी। यह बोल्ट 4 या 5 मजबूत आदमी मिलकर भी नहीं तोड़ सकते। राजकुमार हा ने सहमति में सिर हिलाया, फिर उठकर घर में घूमने लगे। कमरा अभी भी गंदा था। दीवारें आकर्षण, बुद्ध की मूर्तियों और लकड़ी की मूर्तियों से भरी थी। चू कोंग ने इन चीजों की ओर इशारा करते हुए कहा, जब हम यहाँ पहुँचे तो हम ये चीजें खो चुके थे। खुजली वाले व्यक्ति का अंतःकरण दोषी था, इसलिए उसने घर में हर जगह उन्हें लटका दिया और कहा कि उसे स्वर्ग से दंड मिलने का डर है। राजकुमार हा ने पूछा, आप जानते हैं कि उसके पास पैसा नहीं है और वह एक सभ्य व्यक्ति नहीं है, तो फिर आपने घर की मरम्मत में मदद करने का फैसला क्यों किया? अरे, क्या हमने नहीं सुना कि यह खुजली वाला टोन आदमी बहुत अमीर है? अगरबत्ती की दुकान पर बूढ़े लू ने कहा कि उसे बहुत सारा पैसा मुआवजा दिया गया था, इसलिए उसने उसे जाने दिया। किसने सोचा था कि इस कमीने ने पैसे चुकाने के बाद उसके पास पैसे नहीं बचेंगे, जिससे मुझे बॉस टिएन से डांट पड़ेगी जैसे मेरे चेहरे पर पानी डाल दिया हो। अब जब वह व्यक्ति मर चुका है तो मैं किससे कर्ज मांग सकता हूँ? चू कोंग को इस बात का अफसोस हुआ और उसने नाराजगी से टिप्पणी की, बूढ़ा लू भी एक अच्छा इंसान नहीं है। वह मूल रूप से लैंप स्टैंड स्थापित करने गया था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह सन परिवार है, उसका चेहरा बदल गया। उसने सन परिवार की ओर इशारा किया और थोड़ी देर के लिए उन्हें कोसा, फिर लैंप स्टैंड स्थापित करने की जहमत उठाए बिना चला गया। उसने मुझे यह बताने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा कि सन के पास पैसे खत्म हो गए हैं। चू ज़ी किन को पैसों के बारे में बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो उसने दीवार पर लगी सभी सार्वभौमिक मोक्ष पट्टिकाएं, बिस्तर के ऊपर लटकी हुई ग्वानियन बोधिसत्व पेंटिंग और कुछ बेतरतीब तावीज उतार दिए। उसने उन्हें देखा, लेकिन उसे अपने पीछे की दीवार पर कोई छेद नहीं दिखाई दिया, इसलिए वह स्पष्ट रूप से परेशान था। हुआंग ज़ीहे ने विश्लेषण किया, दीवार इतनी सपाट है, अंदर छेद कैसे हो सकते हैं? कौन जानता है? चू तू टैन ने कहा। उसका पैर दरवाजे की चौखट पर पड़ा। वह दरवाजे के फ्रेम के ऊपर मुलीन द्वारा अपनी मां को बचाने की लोहे की पट्टिका को हटाने का इरादा रखता था, लेकिन वह इसे हटा नहीं सका। उसने कुछ बार खटखटाया और पाया कि यह दीवार से जुड़ा एक लंबा, खाली बक्सा था। चू कोंग ने जल्दी से उसे रोक दिया। ओह, इसे हटाया नहीं जा सकता। दीवार में रखा लोहे का बक्सा दरवाजे के फ्रेम का सहारा है। किस लिए? चू ज़ी किन ने पूछा। चू कियांग ने समझाया, सबसे पहले हमारे मालिक कियान ने कुछ पश्चिमी व्यापारियों से यह सीखा था। मैंने सुना है कि वहाँ
वे एक खोखला लोहे का बक्सा रखना पसंद करते हैं जिस पर सुंदर पैटर्न उकेरे गए हों, जो दरवाजे की चौड़ाई के बराबर हो। दरवाजे के फ्रेम के ऊपर, दरवाजे के फ्रेम और दीवार के बीच एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में, ताकि दरवाजे का फ्रेम खराब न हो। बाद में यह राजधानी में लोकप्रिय हो गया। हमने लोहार की दुकान पर जाकर 100 से ज्यादा सिक्के मंगवाए और 1 साल से भी कम समय में वे लगभग बिक गए। मैंने इसे बेतरतीब ढंग से चुना है। ऊपर की नक्काशी ऐसा प्रतीत होती है न्यू लियन अपनी माँ को बचा रहा है ना? इसके जैसा लगता है। चू तू तान ने अपनी कुर्सी को बॉक्स के बराबर ऊंचाई पर उठाया और देखा, फिर टिप्पणी की, यह वास्तव में खोखला है, लेकिन दुर्भाग्य से यह अभी भी काला है। क्या यह अच्छा नहीं होगा यदि हम थोड़ा पेंट जोड़ दें? लोहे का बक्सा दरवाजे के फ्रेम जितना लंबा और लगभग 2 इंच ऊंचा है। अंदर की ओर वाला भाग न्यू लीन की अपनी माँ को बचाते हुए खोखली छवि के साथ उकेरा गया है। बाहर की ओर वाला भाग ठोस है, शुभ पैटर्न के साथ चित्रित है, लेकिन दरारें और काला है, जो बहुत बदसूरत लग रहा है। बेशक इसे रंगना होगा। ओह, मैंने इसे लगाते समय स्पष्ट रूप से एक नया लगाया था। कौन इसे बदलकर ऐसा काला रंग देगा जैसे यह वर्षों से इस्तेमाल किया जा रहा हो? चू कोंग ने लाइट बॉक्स की ओर देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या हुआ? अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं और यह पहले से ही इतना अंधेरा हो गया है। पहले रंगीन पैटर्न हुआ करते थे। चू तू तान ने बक्से के अंदर खोखली नक्काशी को देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कितना गंदा है। यह सब राख है। होआंग तू हाँ जल्दी से एक कुर्सी ले आया और उसे चू तू तान की कुर्सी के बगल में रख दिया। फिर ऊपर चढ़कर बक्से के अंदर देखा। केवल बाहरी पेंट की परत जलकर काली हो गई थी, जैसे कि उसे आग से जला दिया गया हो। बॉक्स के अंदर सब राख था और कोनों में उंगलियों के निशान भी थे। किसी ने छेद में अपनी उंगली डाली और अंदर जो था उसे बाहर निकाल लिया। होआंग तुहा ने टिप्पणी की, फिर मुड़कर चू कुओंग से पूछा, क्या यह बक्सा खोला जा सकता है? यह बक्सा पतले लोहे से बना है। अगर आप इसे खोलना चाहते हैं तो इसे कैंची से काट लें। चू तू तान को जंग लगी कैंची मिली और उसने म्यू लीन द्वारा अपनी माँ को बचाने का पैटर्न काट दिया। बॉक्स के अंदर केवल एक लोहे का फ्रेम और राख की एक मोटी परत थी, जिस पर अभी भी कुछ निशान थे। चू तू तान ने एक बड़े निशान की ओर इशारा करते हुए टिप्पणी की, इसे देखो, ऐसा लगता है कि निकाली गई चीज गोल है। एक लंबे पतले निशान की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, इसे देखो, यह पतले लोहे के तार से बनी कोई चीज लगती है। राजकुमार हाँ ने भौहें सिकोड़ते हुए उस बड़े गोलाकार निशान की जांच की। इस आकार को देखते हुए क्या आपको लगता है कि इतने छोटे छेद के माध्यम से इतनी बड़ी गोलाकार वस्तु को फंसाना असंभव है? चू तू तान ने अपनी उंगली का उपयोग गोल वस्तु के आकार का अनुमान लगाने के लिए किया, फिर अपनी उंगली का उपयोग लोहे के बक्से की सतह पर छेद की चौड़ाई को मापने के लिए किया जिसे उसने अभी अभी काटा था, और आश्चर्य से टिप्पणी की, यह सही है। सबसे बड़ा छेद अभी भी उस वस्तु के आकार से छोटा है। हिजड़े, देखो, ये बादल लगभग 2 या 3 इंच लंबे हैं, लेकिन इनकी चौड़ाई कम है, इसलिए वह चीज निश्चित रूप से गोल नहीं है, बस घुमावदार है। बोलते समय उसने डिब्बे से थोड़ी राख निकाली और उसे सूंघा। अपनी मुस्कान नहीं छिपा सकी। लिंगजी, मंद रोशनी वाले कमरे में हवा धूल से भरी हुई थी। साजिश को उजागर करने से उसकी खुश मुस्कान अचानक चमक उठी, जिससे चू तू तान उसे चकित होकर देखने लगा। होआंग तू हा ने एक रूमाल निकाला और बॉक्स से कुछ काली राख पोंछी। ऊपर देखते हुए उसने देखा कि चू तू तान अभी भी उसे घूर रहा है और अचानक बोली, क्या हुआ? ओह! चू तू तान ने जल्दी से दूसरी ओर देखा, घबराकर कुछ राख पोंछी
और खुद का बचाव किया। मैंने भी यह जांचने के लिए कुछ राख वापस ले ली कि क्या यह लिंग 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 है। दाई निन्हा वार्ड से निकलकर चूतू तान दक्षिण पश्चिम की ओर चला गया, जबकि हुआंग तू हा दक्षिण पूर्व की ओर चला गया। दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। हंग निन्हा वार्ड में पहुंचकर हुआंग तू हा ने अचानक देखा कि बहुत से लोग सड़क पर दौड़ रहे हैं। कुछ लोग तो जोर से चिल्ला भी रहे थे, जल्दी करो और थाप ल्यूक ट्रैच जाओ, धीमे हो जाओ और यह खत्म हो जाएगा। हुआंग तू हा को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह तब हैरान रह गया जब उसने अचानक देखा कि एक बूढ़ी औरत भाग रही है और भीड़ उसे धक्का देकर गिरा रही है और वह चिल्ला रही है, हे भगवान। वह जल्दी से उसे उठाने के लिए दौड़ी और पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ओह, मैंने सुना है कि महामहिम और शाही उपपत्नी गौर राजकुमारी के निवास के पास 16 निवास क्षेत्र की सड़कों पर पैसा फैला रहे हैं। हम पैसे लेने गए थे और कहाँ जाते? हुआंग तुहा को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, इसलिए वह भीड़ के पीछे भागी। जब वह पहुंची तो उसने देखा कि महल के द्वार के चारों ओर भीड़ लगी हुई थी। हर कोई जमीन पर पड़ी कोई चीज उठाने के लिए नीचे झुका हुआ था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि उसने एक व्यक्ति को पकड़ लिया, जिसने उस चीज को कसकर पकड़ रखा था जिसे उसने अभी अभी उठाया था, और पूछा, बड़े भाई, मैंने सुना है कि महामहिम और क्वच थुकफी पैसे बिखेर रहे हैं, क्या यह सही है? पैसा फैलाओ क्या? कितना अश्लील है। वह आदमी जो देखने में अमीर लग रहा था, उसने उसे दिखाने के लिए अपना हाथ खोला। उनके हाथ की हथेली में मोतियों से जड़ी एक चांदी की हेयरपिन थी, जो अति सुंदर और अलंकृत थी, संभवतः किसी महल का आभूषण थी। अभी अभी महामहिम और शाही उपपत्नी गोली केजी द्वारा अभी अभी मंचित 100 वर्षीय विलाप को देखने के लिए राजकुमारी महल में आए थे। ब्रोकेड ग्रेट मिंग पैलेस से लेकर यहाँ तक क्रॉस के पूरे रास्ते पर फैला हुआ था। सैकड़ों लोग गा रहे थे और नाच रहे थे, और उनके बालों में लगे फूल हर जगह गिर रहे थे। ये सभी लोग उन्हें लेने आए थे। राजकुमार हा को अचानक समझ में आ गया, इसलिए उसने ध्यान से सुना, और निश्चित रूप से भीड़ के शोर के साथ वह अंदर से आ रही गायन और नृत्य की आवाज को धीरे धीरे सुन सकता था। वह मुख्य द्वार से बजती हुई एक सुनसान जगह पर चली गई, और निश्चित रूप से वह सैकड़ों लोगों की एक साथ गायन की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। दुख भरी और सुंदर धुन सुनकर वह बहुत दुखी और दुखी हो गई, हालांकि वह बहुत दूर खड़ी थी। हुआंग तू हा दीवार के सहारे झुक गया और चुपचाप अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखने लगा। गर्मी की दोपहर में हवा रहित दूर से आ रहा उदास गीत उसके दिल को चीरता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि उसका चेहरा आंसुओं से पीला पड़ गया है, यह बहुत भद्दा लगेगा। उसने उसे पोंछने के लिए रूमाल ढूंढा, लेकिन अचानक उसे याद आया कि रूमाल का इस्तेमाल पहले मुट्ठी भर राख लपेटने के लिए किया जाता था। लिंगजी धूप की राख की पोटली को अपने हाथ में थामे अभी भी अचंभित, हुआंग तू हा ने अचानक पीछे से एक शुद्ध सफेद रूमाल बढ़ाया हुआ देखा। वह पीछे मुड़ी, अपनी आंखें चौड़ी कीं और आंसुओं के धुंधले पर्दे के पीछे से देखा। यह वो तुयेन था। उसने आसमानी नीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी, ग्रे गली के बीच में खड़ा था। रंग बहुत सुंदर था, उसका रूप बहुत शुद्ध था। उसने धीरे से रूमाल लेने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे अपने चेहरे पर रखा। गर्म आंसू नरम कपड़े में समा गए, कोई निशान नहीं छोड़ा। फिर, जैसे कि उसकी ताकत अभी अभी खत्म हुई हो, हुआंग तू हा अनजाने में दीवार से टिक गई। उसने अपना चेहरा उसके द्वारा दिए गए रूमाल में छिपा लिया, लंबे समय तक ऊपर देखने से इनकार कर दिया। रूमाल में उसकी खुशबू थी, कोमल और भ्रामक, गर्मियों में खिलने वाला कमल,
सर्दियों में गिरने वाला बेर का फूल, गर्म आग और उसके सपने में बर्फ भी। मैंने तुम्हें डाली मंदिर में देखा था। उसकी आवाज धीमी थी, अभी भी थोड़ी धुंधली, लेकिन फिर भी स्पष्ट रूप से उसके कानों तक पहुंच रही थी। तुम पेड़ के पीछे छिप जाओ, मुझसे बचो। खैर, अगर हम मिले भी तो क्या बात करेंगे? उसकी धीमी आवाज में वह उसके दिल की उदासी और झिझक को साफ साफ सुन सकती थी। वह भी उसकी तरह साथ बिताए उन गर्म दिनों को याद कर रहा था, ऐसी चीजें जिन्हें न तो भुलाया जा सकता था और न ही वे मिट सकती थी। मैं उस लड़की से मिला था, तुमने उसे दाली मंदिर से बचाया था, है ना? वो तुयेन ने ऊपर चमकते सफेद बादलों की ओर देखा। उसकी आवाज धीमी और दूर की थी। वापस आते समय मैं सोचता रहा, अतीत के बारे में सोचते हुए मैंने भी एक फैसले के लिए, जिस पर फाइल पर विचार किया जाना था, हजारों मील की यात्रा की थी। एक अजनबी के लिए फैसले को पलटने के लिए दिन रात यात्रा की थी। भले ही मुझे हर तरह की बुरी प्रतिष्ठा झेलनी पड़ती है और एक कोने में धकेल दिया जाता है, फिर भी मैं दूसरों की मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ। फिर भी दुनिया में तुम्हारा सबसे करीबी व्यक्ति, मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि तुम ही दोषी हो। इतने सालों का प्यार बर्बाद हो गया। होआंग तुहा ने अपने होंठ काटे और चुप रही, लेकिन उसके कांपते कंधों ने उसे धोखा दे दिया। वो तुयेन ने आह भरी और धीरे से उसके कंधों को पकड़ लिया। इससे पहले वे इससे कहीं ज्यादा अंतरंग थे, लेकिन एक दूसरे को न देखने के लंबे समय के बाद जब वे पहली बार फिर से मिले तो होआंग तुहा अनजाने में बचने के लिए झुक गया, जिससे वो तुयेन का हाथ छूट गया जो आगे बढ़ रहा था। काफी देर बाद उसने चुपचाप अपना हाथ वापस खींच लिया और धीरे से कहा, तुम्हें मुझसे ये शब्द नहीं कहने चाहिए थे, नहीं तुम्हें वो काम करने चाहिए थे, वरना मैं कभी नहीं मानता कि तुम इतना भयानक काम करोगे, चाहे कुछ भी हो। होआंग तुहा ने रुमाल मोड़ा। उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखों के थोड़े लाल कोनों को छोड़कर कुछ भी असामान्य नहीं था। उसने वापस पूछा, मैंने तुमसे क्या कहा, आपने क्या किया? उसने उसे गौर से देखा। उसकी आवाज बहुत नरम थी, फिर बहुत स्पष्ट। आपके पूरे परिवार के निधन से एक रात पहले, जब आप लोंग चाऊ से लौटीं, मैं आपको खोजने आया था और देखा आप अपने हाथ में धूप बत्ती के पैकेट को घूर रही थी और आपके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब भाव था। होआंग तुहा ने आश्चर्य से बड़ी आंखों से वो तुयेन को देखा। क्या? उसी रात जब मैं लांग चाऊ से लौटा था। मुझे अभी भी याद है कि आपने मुझे एक पत्र भेजा था, जिसमें लिखा था कि लांग चाऊ में मामला यह था कि बेटी को उसके परिवार ने अलग कर दिया था, इसलिए उसने भोजन में भाभी नामक जड़ी बूटी डाल दी, जिससे पूरा परिवार जहर खाकर मर गया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम उस स्थिति में होते तो उन्हें नहीं पता होता कि क्या वह अपने परिवार को छोड़कर ऐसी राह पर चल पड़ेंगी जहां से वापसी संभव नहीं है। वो तुयेन ने दर्द भरी आंखों से उसकी ओर देखा। उस वाक्य को पढ़कर मैं बहुत चिंतित हो गया था। यह देखकर कि तुम अभी अभी वापस आई थी और देखने के लिए जेड टैबलेट निकाली थी। मैंने तुम्हें इसे फेंकने की सलाह दी थी, लेकिन तुमने इसे बस कोठरी में रख दिया और यह कहते हुए ताला लगा दिया कि कौन जानता है, शायद यह चीज हमें साथ रहने में मदद कर सकती है। होआंग तुहा ने आश्चर्य से वो तुयेन को देखा, जैसे किसी अजनबी को देख रहा हो। मुझे याद है कि लोंग चाऊ में क्या हुआ था और मुझे उस पत्र की सामग्री भी याद है, लेकिन मुझे उपपत्नी को बाहर निकालना याद नहीं है और मुझे यह कहना भी याद नहीं है। वो तुयेन ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखें चाकू की तरह तीखी थी, लेकिन उसने केवल उसके चेहरे को आश्चर्य और दर्द से भरा हुआ देखा, डरने की कोई बात नहीं थी। वो तुयेन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसने अपनी कनपटियां रगड़ी। उसकी सांसें भी उत्तेजना के कारण भारी हो रही थी।
उसने मुश्किल से कहा, आहा, ऐसा लगता है मैंने उस समय तुम्हारी हरकतों को वाकई गलत समझा। लेकिन उस समय जब तुमने दवा का पैकेट पकड़ा था, तुम्हारा हाव भाव बहुत डरावना था, और उसी रात दवा की वजह से तुम्हारा पूरा परिवार मर गया। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? बिल्कुल नहीं। राजकुमार कांप उठे और बीच में बोले, नौकरानी खरीदने के बाद मैं तुरंत लोंगझो के लिए रवाना हो गया, और वापस आने तक मैंने इसे छुआ तक नहीं है। आप मुझे धूपबत्ती का पैकेट पकड़े हुए क्यों देख रहे हैं? वो तुयन ने उसे घूर कर देखा। उसके जैसा सुंदर और शुद्ध आदमी इस समय भी डरावनी नजर दिखा रहा था। कुछ शब्द बुदबुदाता रहा, असंभव, असंभव। गर्मी और ठंड, खूनी और अकेलापन, अप्रत्याशित भाग्य और स्वर्ग की अप्रत्याशित इच्छा, ये सब उन पर टूट पड़ा। यांग चोंगो। अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज आई, लगभग अनजाने में, जिसने दोनों के बीच की मौत भरी खामोशी को तोड़ दिया। होआंग तुहा ने पलटकर देखा और देखा कि गली के अंत में ली थू बाग खड़ा था, बिना हिले डुले, दोनों को देख रहा था। उसके पीछे से आने वाली रोशनी वापस परावर्तित हो रही थी। उसके चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। केवल उसके चेहरे की रेखाएं एक अदृश्य दबाव को उजागर कर रही थी, जो बच नहीं पा रही थी। अंत में उसने उसकी गहरी, स्पष्ट आंखें देखीं, अचानक अपनी अचंभे से जाग उठी। उसे एहसास हुआ कि वह एक सुनसान गली के बीच में खड़ी थी। 100 साल की गहरी अभी भी दूर से गूंज रही थी, लोगों को आंसू बहाने के लिए प्रेरित कर रही थी। संगीत हवा में गूंज रहा था, बादलों को अभिभूत कर रहा था, जिससे हवा रुक गई। दूसरी तरफ वो जुआन भी अपने संयम को वापस पा रहा था। हालांकि उसका माथा अभी भी ठंडे पसीने से लथपथ था, उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह शांत थी। उसने ली शुबाई को प्रणाम किया और जाने के लिए मुड़ा। जाने से पहले उसने उसकी ओर देखा। हुआंग जीहे ने भी चुपचाप उसकी ओर देखा। उसके पीले चेहरे पर अनगिनत जटिल चिंताएं थीं, जिससे वह झिझक रही थी। कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। वू जुआन ने धीरे से पूछा, पिछली बार तुमने कहा था कि तुम सच्चाई की जांच करने के लिए शू वापस जाना चाहती हो? हुआंग तुहा ने सिर हिलाया, मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। तो मैं चेंगदू में तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो तुयन की आंखें उसकी आंखों में घूर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी। उस समय उसे समझ नहीं आया कि प्यार क्या होता है, लेकिन जब उसने उसकी भावुक आंखों में देखा, तो उसने उनमें अपना प्रतिबिंब देखा। कोई नहीं जानता था कि उस पल में वह एक छोटी लड़की से एक युवा महिला में बदल गई थी। जब ली थू बाक और हुआंग तुहा डोंगजूंग पैलेस में दाखिल हुए, तो 100 साल की आहें नृत्य टीम पहले ही तितर बितर हो चुकी थी। सूरज की रोशनी में चमकते पत्थर के फर्श पर हर जगह बिखरे मोती और भी ज्यादा चमकदार थे। राजकुमारी डोंगचांग का शव पहले ही ताबूत में रख दिया गया था, लेकिन कमरा अभी भी बर्फ के बड़े और छोटे टुकड़ों से भरा हुआ था। उसके बगल में एक छोटा ताबूत था, जिसमें राजकुमारी की नर्स युन्यांग का शव था। उसकी गर्दन पर निशान अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उसका चेहरा निराशा में उदास था, क्योंकि वह राजकुमारी के साथ अपनी शाश्वत नींद में चली गई थी। सम्राट और शाही उपपत्नी गुओ महान हॉल के बीच में बैठे थे, जबकि उनके पीछे महल की नौकरानियां और नपुंसक अपने आंसू पोंछ रहे थे। सम्राट बहुत क्रोधित दिख रहे थे। निराशा का गुस्सा जो बाहर नहीं निकल पा रहा था, जमा होकर बन गया। जैसे ही उन्होंने ली थू बाग को हुआंग तुहा का नेतृत्व करते हुए प्रवेश करते देखा, सम्राट के पास खड़े यमदूतों और महल की नौकरानियों ने राहत की सांस ली। ली थू बाग को वान नुओंग की ओर देखते हुए देखकर सम्राट ने कहा, वहां बहुत ठंड है और राजकुमारी अकेले नहीं रह सकती।
इसलिए मैंने वान नुओंग को राजकुमारी की सेवा जारी रखने के लिए नीचे जाने दिया। चूंकि वह व्यक्ति पहले ही मर चुका था, ली शुबाई चुपचाप सम्राट के पास बैठ गया। उपपत्नी गो ने अपना चेहरा ढक लिया और रोते हुए बोली, कुछ नौकरानियां और हिजड़े भी हैं, बाकी सब ठीक हैं, लेकिन वे लोग राजकुमारी की सेवा करते हैं। अगर राजकुमारी को कुछ हो जाता है तो उन्हें भी जिम्मेदारी लेनी होगी। सम्राट ने बहुत देर तक सोचा और फिर धीरे से कहा, पिछली बार नपुंसक डोंग ने उनके लिए क्षमा मांगी थी। मुझे लगता है कि यह समझ में आता है। चलो अब उस मामले को एक तरफ रख दें। महाराज को उन पर दया आ रही थी, लेकिन मुझे चिंता थी कि लिन हुई वहां अकेली होगी। क्वैक थुकफी ने और भी अधिक दुखी होकर रोते हुए कहा, जब वह छोटी थी, लिन हुई को अकेलेपन से सबसे अधिक डर लगता था। उसे हमेशा किसी की जरूरत होती थी, लेकिन अब उसे अकेले वहां जाना है। उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। मेरी जैसी माँ कैसे सहज महसूस कर सकती है? उसकी दयनीय चीखें सुनकर होआंग तुहा ने केवल अपने पैरों के तलवों से ठंडी हवा महसूस की, जो उसकी रीढ़ से होते हुए सीधे उसके सिर तक पहुंच रही थी। लाइथू बाघ भी उसकी ओर देख रहा था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में क्वैक थुकफी के इरादे देखे। थुकफी, अब और मत बोलो, मेरा दिल बहुत टूट गया है। सम्राट ने आह भरी, लेकिन कोई आपत्ति नहीं की। केवल लीथू बाघ की ओर मुड़े और कहा, अभी मैंने इंपीरियल अकादमी के प्रिंसिपल वु तुयेन को बुलाया है, जिन्हें राजकुमारी अपने जीवन काल में प्यार करती थी। उपपत्नी क्वैक एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ बैठी थी। उसने धीरे से अपना हाथ सम्राट के हाथ की पीठ पर रख दिया। सम्राट ने ध्यान नहीं दिया और बोलना जारी रखा, मैंने राजधानी में भी अफवाहें सुनी हैं। लिन हुई ने एक बार वु तुयेन से उसे पढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन उसने कई बार मना कर दिया। बाद में राजकुमारी को झोली को पढ़ाने के लिए राजकुमारी के निवास पर आने से पहले इंपीरियल अकादमी के रेक्टर से व्यक्तिगत रूप से बात करनी पड़ी। उस समय मैंने इसे बस हंसी में उड़ा दिया, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लिन हुई के लिए दुख होता है, जो अभी भी युवा और ताजा है और उसे वहां अकेले रहना पड़ता है। वह वो तुयेन के चूल्हे पर व्याख्यान सुनना पसंद करता है। मैं उसे कैसे खुश नहीं कर सकता? होआंग तुहा का दिल धड़क उठा, लेकिन फिर अचानक उसे ख्याल आया कि उसने अभी अभी वो तुयेन को बाहर आते देखा है। ऐसा लग रहा था कि सम्राट ने उसे माफ कर दिया है। मैं सचमुच उसे मार डालना चाहता हूँ। सम्राट क्षण भर के लिए तो अपने ध्यान में खो गया, फिर ऊपर देखा और सांस छोड़ते हुए बोला, लेकिन उससे मिलने के बाद मुझे नहीं पता कि मैंने वह विचार क्यों त्याग दिया। लीथू बाघ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस राजकुमारी के ताबूत को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाया। शायद मैं बूढ़ा हो गया हूँ और जेड़ के पेड़ को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। सम्राट ने लीथू बाघ से पूछा, चौथे भाई, क्या तुम कभी वो तुयेन से मिले हो? हाँ, मैं आपसे मिला हूँ। सचमुच सुरुचिपूर्ण और शुद्ध, अद्वितीय और बेजोड़। ली शुबाई ने उदासीनता से उत्तर दिया। उपपत्नी गो बहुत देर तक स्तब्ध रही, फिर अचानक उठ खड़ी हुई। राजकुमारी डोंग चांग के ताबूत की ओर दौड़ी, ताबूत के किनारे को पकड़कर रोने लगी। इसके विपरीत ली शुबाई हमेशा की तरह शांत रही। महाराज को उसे नहीं मारना चाहिए। यदि नहीं, तो राजकुमार को क्या करना चाहिए, यदि वह राजकुमारी के साथ वहां रहना चाहता है? सम्राट ने थकी हुई आंखें बंद करके सिर हिलाया। राजकुमार हाँ पीछे खड़ा चुपचाप सुन रहा था। गर्मियों की दोपहर में सिकाड़ा की आवाज के साथ उसने सम्राट की कमजोर आवाज को तेज सिकाड़ा की आवाज के साथ मिलाते हुए सुना। कल सुबह शाही अदालत इस मामले की सार्वजनिक सुनवाई करेगी। मैंने आदेश दिया है कि पूछताछ के बाद कैदी को तुरंत फांसी स्थल पर ले जाया जाए और उसके अंग भंग कर दिए जाएं। लीथू बाघ ने विचारमग्न होकर पूछा,
क्या यह मामला पहले ही समाप्त हो चुका है? पर्याप्त गवाह और सबूत है। अगर हम अपराधी को पकड़ लेते हैं तो हम स्वर्ग में राजकुमारी की आत्मा को भी शांति दे सकेंगे। लीथू बाक ने हुआंग तुहा की ओर देखा और कहा, मैं दाई लीतू में एक पद पर हूँ। मैं कल सुबह भी वहाँ रहूंगा। मौसम बहुत गर्म है। लिन हुई को लंबे समय तक नहीं छोड़ा जा सकता। मैंने फैसला किया है, अपराधी को सजा मिलने के बाद मैं राजकुमारी के ताबूत को अस्थायी रूप से सम्राट के त्रिनह मकबरे में रख दूंगा। जब तक राजकुमारी का मकबरा पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं उसे दफना दूंगा। यह सबसे अच्छा है। ली शुबाई ने सहमति जताई। फिर उसने देखा कि सम्राट कुर्सी की पीठ पर पीछे की ओर झुक गया है। बिना हिले डुले, बिना पलक झपकाए उसकी सांसें भारी और भारी होती जा रही हैं। वह बहुत देर तक चुप रहा, फिर सम्राट को अलविदा कहा और हुआंग जीहे के साथ राजकुमारी के निवास से निकल गया। यह गर्मियों की दोपहर थी। पूरी राजधानी गर्मी में डूबी हुई थी। सड़कें सुनसान थी। गाड़ी पर बर्फ के डिब्बे में बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा था जिसे परी पर्वत के आकार में उकेरा गया था। यह इतना गर्म था कि परियों और पेड़ों की छवियां पिघल गई थी। केवल पहाड़ की रूपरेखा रह गई थी। पिघली हुई बर्फ बॉक्स के निचले हिस्से में टपक रही थी। भले ही वह बर्फ के ब्लॉक के ठीक बगल में बैठा था, हुआंग जीहे को अभी भी गर्मी महसूस हो रही थी। उसकी पीठ से पसीना टपक रहा था। ली शुबाई की नज़र को महसूस करते हुए वह और भी घबरा गई। इस स्थिति में पड़कर वह वास्तव में जानती थी कि वह उस व्यक्ति को नहीं जानती थी और स्थिति पर नियंत्रण खो देने के लायक थी। अंत में दुखद अंत से बचने के लिए उसने दांत पीसते हुए पहले बोला, यह नौकर आपसे कुछ पूछना चाहता है। उसकी चौकन्नी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे लोगों को भ्रम हो और वे कुछ ऐसा देखें जो कभी हुआ ही न हो? लीथू बाक ने अपना सिर हिलाया, नहीं। लेकिन अभी जब मैं वुतुयेन से मिला तो उसने बताया कि जिस दिन मेरे माता पिता का निधन हुआ उसने मुझे अगरबत्ती का पैकेट पकड़े देखा था और मेरे चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। जब उसने 2 शब्द वुतुयेन कहे तो उसका दिल लहरों से भर गया, लेकिन फिर लहरें लहरों में फैल गईं, धीरे धीरे गायब हो गईं। लीथू बाक सोच में डूब गया। शायद यही कारण है कि उसने जोर देकर कहा कि तुम ही अपराधी हो, क्योंकि उसने तुम्हें उसी दिन अजीब हरकतें करते हुए देखा था। लेकिन मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। क्या वह गलत याद कर रहा है या तुम भूल गए? ली शुबाई ने उत्तर दिया। उसे गलत याद आया। हुआंग तुहा ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जवाब दिया। एक और संभावना यह भी है कि वह झूठ बोल रहा हो। लेकिन उसने इसमें शामिल लोगों से झूठ क्यों बोला? राजकुमार हा ने आश्चर्य से पूछा। आप इसमें शामिल हैं और फिर भी नहीं समझ रहे हैं, तो मैं कैसे समझ सकता हूँ? ली शुबाई ने ठंडे स्वर में कहा, इसके अलावा क्या आप लोगों ने चेंगदू में मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लिया था? फिर इसका सामना करें और यह स्पष्ट हो जाएगा। उसकी ठंडी आवाज सुनकर हुआंग जीहे के पास चुपचाप बैठने और बर्फ के टपकने की आवाज सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गाड़ी भी धीरे धीरे रुकी और वे कुई हवेली पहुंच गए थे। जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकली, बाहर की गर्मी ने हुआंग जीहे के चेहरे पर एक स्पष्ट लहर की तरह सीधा प्रहार किया, जिससे वह लड़खड़ा गई। उसके पीछे ली शुबाई ने जल्दी से उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। हुआंग जीहे ने अभी अभी खुद को संभाला था और उसे धन्यवाद देने ही वाली थी कि उसने उसका हाथ छोड़ दिया और सीधे उसके अंदर चला गया। वह वहां खड़ी होकर एक पल के लिए उसके आकार को देखती रही और फिर पलटकर गाड़ी की ओर चल दी। ली शुबाई ने अपना सिर नहीं घुमाया, लेकिन जैसे कि उसके सिर के पीछे उसकी आंखें हों, उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम कहाँ जा रही हो?
ताई ची पैलेस। वह पीछे मुड़ी और बोली, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मैं राजकुमारी के साथ साथ रहने वाले हिजड़ों और दासियों को बचा सकती हूँ। क्या नपुंसक डुओंग अभी भी ठीक है? रानी अभी अभी अपनी झपकी से जागी थी और अभी भी थकी हुई थी। महारानी की त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। उनका रेशमी लबादा बादलों की तरह उनके चारों ओर लिपटा हुआ था। वे अंधेरे महल के बीच में बैठी थी। गर्मी के दिन की तपती गर्मी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थी। इसके विपरीत राजकुमार हाथ धूप में अपने घोड़े पर सवार थे और बहुत ही अस्त व्यस्त दिख रहे थे। उनके बाल उनके माथे से चिपके हुए थे। उनके नथुनों पर पसीने की बूंदें थीं। उनके कपड़े, जिन्हें महल के बाहर जल्दबाजी में ठीक किया गया था, अभी भी अस्त व्यस्त थे। महारानी ने सभी नौकरों को जाने का संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया, फिर मेज पर ब्रोकेड का कपड़ा उठाया और उसे उन्हें सौंप दिया। हिजड़े, तुम इतनी जल्दी में मुझसे मिलने आए हो, क्या कुछ गड़बड़ है? राजकुमार हां ने सम्मानपूर्वक इसे स्वीकार किया, अपनी नाक से पसीना पोंछा और धीमी आवाज में कहा, महारानी को ग्रेट मिंग पैलेस में आपकी आगामी वापसी पर बधाई। रानी ने उसे गौर से देखा, यह देखकर कि वह दिखावा नहीं कर रही है। वह मुस्कुराई और बोली, बोंग लाई मंडप झील के पास है। यह यहाँ से बहुत ठंडा है। अगर आप जल्दी वापस आ सकें तो बहुत अच्छा होगा। राजकुमार हां ने सिर हिलाया। यह नौकर जानता है कि महाराज ने महल लौटने की तैयारी कर ली होगी, लेकिन महाराज को कुछ दिन पहले लौटने में मदद कर पाना भी इस नौकर की जिम्मेदारी है। बताइए, आपको यह घोषणा करने के लिए यहाँ आने की इतनी जल्दी क्यों है? रानी बिस्तर पर झुकी हुई थी और एक गोल पंखा हिला रही थी, जिस पर एक दिव्य युवती का चित्र बना हुआ था, जो फूल बिखेर रही थी। उपपत्नी क्वचथुक के पास एक रहस्य है जो राजकुमारी डोंगजोंग के पास सेवा करने वाले किन्नरों और नौकरानियों को पता हो सकता है। इसलिए अब वह चाहती है कि उन्हें राजकुमारी के साथ दफनाया जाए। रानी ने अपने मुंह को ढकने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया, लेकिन अपनी टेढ़ी आंखों को नहीं छिपा सकीं। ऐसा लगता है यह कोई महत्वपूर्ण रहस्य होगा। दरअसल यह सिर्फ एक कहावत है। वह फुसफुसाकर बोली, इस नौकर के पास एक और चीज है, कृपया उसे स्वीकार कर लीजिए महाराज। क्या? यह मामला एक अन्य व्यक्ति से जुड़ा है, इंपीरियल अकादमी के रेक्टर वु तुयेन, जो इस नौकर के पुराने परिचित हैं। इस नौकर का मानना है कि इस रहस्य को केवल महारानी को बताने की जरूरत है, ताकि उपपत्नी गुओ को सबक सिखाया जा सके। इसे सभी को बताने के लिए इसे सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। रानी वांग मुस्कुराई, बेशक, मैंने इतने सालों तक महल में उपपत्नी गुओ का पालन पोषण किया है और भविष्य में भी मैं चाहती हूँ कि वह मेरी सहायक बनी रहे। राजकुमार हां ने अपना सिर झुकाया और धीरे से उत्तर दिया, हाँ, यह सही है। तो उपपत्नी गुओ का गुप्त कथन क्या है? पहली बार जब वे वु तुयेन से मिले थे, वह दृश्य अचानक एक भ्रम की तरह दिखाई दिया। उसके दिल में कमल के फूल लहराते हुए लहरों से भरी झील की सतह पर तैर रहे थे। पहले दिन जब वह बाहर गई तो वो तुयेन सो नहीं पाई, इसलिए वह पूरी रात अपने घर के सामने खड़ी रही, बर्फ को अपने शरीर पर ढकने दिया। उसकी पलकों पर बर्फ के टुकड़े पिघल गए, आंसुओं की तरह बह रहे थे। त्रासदी के दिन उसने उसके लिए बेर के फूलों का एक हाथ पकड़ा। बेर के फूल आग की तरह लाल थे, उसकी मुस्कान के बगल में रखे, खून से भी ज्यादा खूबसूरत। यहाँ तक कि उस पत्र के टुकड़े भी जो उसने फाड़कर हंग डुओंग शिवालय के धूपदान में फेंक दिए थे, धीरे धीरे आग में पिघल गए, केवल राख रह गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, धीरे से बोली, जैसे कि वह पागल हो, चांद का अनुसरण करके तुम्हारे पास बहना चाहती हूँ। सूर्यास्त की चमक ने पूरे चांगान को ढक लिया। हुआंगजी, उसने अपना सिर पश्चिम में देखा,
यह देखकर कि आकाश इतना कम था कि वह बाहर पहुंच सकता है और इसे छू सकता है। मूल स्थान बिस्तर पर बैठ गया और थोड़ी देर के लिए विचार किया गया और अंत में पता चला कि यह असंतुलित होने की भावना कहाँ से आई है। ली शूबाई ने उसे बुलाया नहीं था। जब वह हवेली में लौटती थी तो किसी ने निश्चित रूप से रिपोर्ट करने के लिए कहा था, लेकिन अब उसे एक महत्वपूर्ण कदम मिला। आज राजकुमारी की हवेली के बगल में गली में कहा गया है। जैसा कि उसे याद है, नौकरानी खरीदने के बाद शर्त लगाने से पहले ही उसने लोंगझो में एक नरसंहार के बारे में सुना जिसमें एक पूरा परिवार मारा गया था। वह तुरंत जांच करने के लिए लोंगझो गई और आखिरकार पता चला कि हत्यारा उस परिवार की बेटी थी। क्योंकि उसके माता पिता ने उनके प्रेम संबंध को मना किया था, इसलिए उसने भोजन में जहर मिला दिया, जिससे पूरा परिवार, जिसमें वह भी शामिल थी, अंडरवर्ल्ड में चला गया। यह देखकर वह बहुत प्रभावित हुई और उसने उसे एक पत्र लिखा। 2 दिन बाद वह चेंगडू प्रांत लौट आई। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद वह शाम को घर लौटी। रात के खाने के बाद वह तुरंत बिस्तर पर चली गई और बिना किसी सपने के गहरी नींद सो गई। अगली सुबह जब वो तुयेन आया तो वह अभी अभी जागी थी। उसने उससे पत्र में बताई गई कहानी के बारे में पूछा। यह देखकर कि वह अजीब व्यवहार नहीं कर रही थी, वह बेर के फूलों को देखने के लिए पिछवाड़े में चला गया। जब तक उसकी दादी और चाचा नहीं आ गए, तब तक उन्होंने अलविदा कहा और चले गए। उस समय उसने दराज के सीने की दराज भी नहीं खोली थी, इसलिए वह इसे देखने के लिए कैसे उठा सकती थी? क्या वह गलत याद कर रहा है, या वह गलत याद कर रही है, या फिर वो तुयन यह सब बना रहे हैं? लेकिन उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। इसके अलावा अगर वह उससे झूठ भी बोले तो उसे क्या फायदा होगा? होआंग तुहा को लगा कि उसका पूरा शरीर थक गया है। वह बहुत थक गया है। वह बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पीठ के बल लेट गया और छत को घूरने लगा। तुम किस बारे में सोच रहे हो जो तुम इतने विचलित हो? उसके ठीक बगल में एक आवाज गूंजी। वह अचंभित थी, अनजाने में बुदबुदा रही थी। वो तुयेन। जैसे ही उसने यह कहा, उसके रोंगटे खड़े हो गए, ठंडा पसीना आ गया। वह तुरंत पलटी और उठकर बैठ गई। दरवाजे के सामने खड़े लीथू बाग की ओर देखने लगी। शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने वाला था। सूर्यास्त की हल्की रोशनी ने उसके चेहरे की विशेषताओं को ढक लिया था, जिससे उसके चेहरे के भावों को स्पष्ट रूप से देखना और भी मुश्किल हो गया था। वह जल्दी से बिस्तर से उठी और उसका अभिवादन करने के लिए बाहर चली गई। यह नौकर अपने कहे शब्दों को याद कर रहा है। उसे समझ में नहीं आया कि उसे इतनी जल्दी क्यों समझाना पड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से ली शूबाई अभी भी उदासीन था, बस उसे घूर रहा था, उदासीनता से हम कह रहा था। हुआंग जीहे को दुख हुआ। वह कमरे में क्यों खड़ी थी? उसका चेहरा सूर्यास्त से स्पष्ट रूप से रोशन था, जबकि वह रोशनी के सामने खड़ा था, जिससे वह उसे स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ थी, चाहे वह कितनी भी कोशिश करे। और इससे भी अधिक, यह नहीं जानती कि उन गहरी आंखों में क्या छिपा था। ली शूबाई ने उस पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई, अपनी पीठ मोड़ ली और सीधे बाहर चला गया। हुआंग जीहे ने घबराते हुए चामलू मंच तक उसका पीछा किया। वह पूरे रास्ते चुप रहा, जिससे वह और भी घबरा गई। जब वह अंदर गई, तभी उसने बोलने की हिम्मत की, अगर परिवार को कुछ बताना है तो बस कैन डुक और बाकी लोगों से कहो कि वे मुझे फोन करें। अप्रत्याशित रूप से उसने इस वाक्य को अनदेखा कर दिया और तुरंत दूसरा सवाल पूछा, जब आप थाई क्यूक पैलेस गए थे तो रानी की क्या प्रतिक्रिया थी? निश्चित रूप से रानी शाही उपपत्नी गुओ को बुलाने के लिए किसी को भेजेगी, वैसे भी समय सही है।
राजकुमारी डोंगजूंग की वजह से सम्राट ने निर्दोष लोगों का नरसंहार किया। आज दरबार में कई मंत्रियों ने उसे सलाह देने की कोशिश की, लेकिन सम्राट ने सभी को दंडित किया। महल में मौजूद रखैलें इस बात को लेकर चिंतित थी, लेकिन सम्राट को दोष देने की हिम्मत कौन करेगा? सारा दोष उपपत्नी क्वैक पर डाल दो। इस समय पूरा दरबार और हरम सहमत थे, उम्मीद कर रहे थे कि रानी वांग कंसोर गुओ को नियंत्रित करने के लिए वापस आएंगी, और यहाँ तक कि राजधानी में लोग भी गपशप कर रहे थे। शायद भगवान रानी वांग की मदद कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में शाही उपपत्नी गुओ की सबसे विश्वसनीय सहायक राजकुमारी डोंगचांग का निधन हो गया, जिससे दरबार में अराजकता फैल गई। राजकुमार हा ने धीमे स्वर में टिप्पणी की। लीथू बाक ने अपना सिर हिलाया। रानी की आज जिस मुकाम पर पहुंचने की क्षमता है, वह पूरी तरह से भाग्य के कारण नहीं है। उनके समर्थक को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। क्या यह वोंग परिवार है? हाँ, पर नहीं भी। लीथू बाक ने उस छोटी मछली को देखा जो चुपचाप कांच के फूलदान के नीचे गोता लगा रही थी। उसकी आवाज धीमी थी। वोंग उपनाम वाला एक व्यक्ति, जो बाद में वोंग परिवार को छोड़ चुका था, वही असली गुप्त हाथ है जो इस पूरे दरबार में हेर फेर कर रहा है। हुआंग तू हा की आंखों के सामने अचानक थाई क्यूक पैलेस की ऊपरी मंजिल पर खड़ा एक आदमी दिखाई दिया, जो उसे दूर से घूर रहा था। बैंगनी शर्ट, जेड बेल्ट, जहरीले सांप जैसी आंखें। उसने एक बार उसका हाथ मछली के कटोरे में दबाया, जिससे एजिया थापनीट ने उसके हाथ का खून चूस लिया। वह अचानक समझ गई। उसने नाम बुदबुदाया, वोंग टोंग थुक। लीथू बाक ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, यदि वोंग टोंग थुक का समर्थन न होता, तो मैं आज इस स्थिति में कैसे आ पाता? राजकुमार हा चुप रहे। 10 साल पहले दिवंगत सम्राट का निधन हो गया। वांग जोंगशी लेफ्ट डिवाइन गार्ड में लेफ्टिनेंट थे। उन्होंने वांग गुइचांग, मा गोंगनू और वांग जुफांग को मार डाला, जिन्होंने विद्रोह की साजिश रची थी। उन्होंने सम्राट का महल में स्वागत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सम्मान गार्ड का नेतृत्व किया। वह वर्तमान सम्राट के सिंहासन पर चढ़ने में सबसे प्रमुख योगदानकर्ता थे। सिंहासन पर चढ़ने के बाद सम्राट को एहसास हुआ कि सिंहासन पर बैठना आसान नहीं था। लगभग 100 वर्षों तक शाही दरबार में ज्यादातर हिजड़े ही रहे थे। अनगिनत दरबारी उनके हाथों मारे गए थे, जिनमें खुद सम्राट भी शामिल थे। भूतपूर्व सम्राट को भोला और मूर्ख होने का दिखावा करना पड़ा और कई वर्षों तक सहना पड़ा, और अंत में उस हिजड़े माँ युआनजी को उखाड़ फेंका जिसने उसकी सहायता की थी और सिंहासन पर बैठा। लेकिन वर्तमान सम्राट के पास हमेशा रक्षात्मक रहने वाले वांग जोंगशी को धोखा देने का कोई तरीका नहीं था, न ही वह विरोध करने में सक्षम था। सौभाग्य से 3 साल पहले जुझोउ में महान अराजकता को कुई के राजकुमार ली शुबाई ने शांत कर दिया था, जिसने 6 महान सैन्य राज्यपालों की शक्ति को खतरे में डाल दिया था। राजधानी के लगभग सभी 10 विभागों ने उनके आदेशों का पालन किया, और अंत में शाही परिवार अपनी शक्ति वापस पाने में सक्षम हो गया। हाल के वर्षों में क्वी के राजा द्वारा थान सच की सेना को नियंत्रित करने के कारण दरबार और सम्राट निश्चिंत हो पाए हैं। उनके शांत चेहरे को देखते हुए हुआंग तुहा ने मन ही मन सोचा, जब दिवंगत सम्राट का निधन हुआ तब वह केवल 13 वर्ष के थे और उन्हें दाई मिन्ह महल से निकाल दिया गया था। स्थिति कैसी थी? 6 वर्षों तक अज्ञात राजा थोंग के रूप में रहने के दौरान उनका जीवन कैसा रहा? 19 साल की उम्र में उसने एक बड़ी जीत हासिल की, पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, अपनी प्रतिभा दिखाई, और तब से तांग राजवंश के शाही परिवार के पूरे अस्तित्व की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। वह क्या सोच रहा था? उसके पास अनगिनत जिम्मेदारियां हैं, उसे हमेशा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है,
उसे कभी आराम का दिन भी नहीं मिलता। एक समय था जब वह यह सोचने में अपना दिमाग खपाती थी कि उसे क्या पसंद है, लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि पसंद करना उसके लिए एक विलासिता थी। अपने पूरे जीवन में उसने शायद केवल ली तांग के शाही परिवार की भारी जिम्मेदारी निभाई और कभी भी अपने लिए जीने का एक पल भी नहीं मिला। क्योंकि उसका उपनाम ली था, वह गुई का राजकुमार ली शुबाई था। हुआंग जीहे ने चुपचाप उसकी ओर देखा और जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उनकी आंखें लंबे समय तक मिली। अंत में उसने पहले अपनी आंखें नीची कर ली, लेकिन वह फिर भी उसे गौर से देख रहा था। उपपत्नी गुओ का रहस्य उजागर हो गया। आपको क्या लगता है कि वू जुआन का क्या होगा? उसने अपने होंठ काटे और धीरे से कहा, रानी इसे प्रकट नहीं करेंगी। अगर यह प्रकट हो गया तो रानी को क्या लाभ होगा? सबसे चतुराईपूर्ण तरीका यह है कि कंसोर गुओ को चेतावनी दी जाए और उसे उन लोगों में शामिल किया जाए जो खुले तौर पर सुझाव देते हैं कि महारानी महल में वापस लौट आएं। रानी वांग की तुलना में कंसोर गुओ बहुत मूर्ख है। केवल एक बेटी, फिर भी राजकुमारी के लिए सम्राट के पक्ष पर भरोसा करने, एक महारानी को उखाड़ फेंकने, जिसने एक लड़के और एक लड़की को जन्म दिया था और व्यक्तिगत रूप से युवराज का पालन पोषण करने की हिम्मत की। इसके अलावा शाही महल में रहते हुए हर बात में सावधानी बरतनी चाहिए। फिर भी उसने किसी के लिए खुलेआम प्रेम कविताएं लिखने का साहस किया और दूसरों द्वारा पकड़ लिया गया। ली थू बाक ने ठंडे स्वर में टिप्पणी की। एक क्षण सोचा और फिर पूछा, आपने कब पुष्टि की कि वो तुयेन के साथ संबंध रखने वाला व्यक्ति क्वैक थुक फी था, न कि डोंग जूंग राजकुमारी? महाराज, जब से मैंने ट्राई कैम गार्डन में 2 अधूरी कविताएं देखी हैं। राजकुमार हां ने खिड़की की ओर देखा कि आकाश में अंधेरा छा रहा था। प्रत्येक लालटेन एक एक करके जल रही थी। यह राजकुमारी डोंग जोंग की लिखावट नहीं है, इसलिए उस दिन त्रि कैम उद्यान में मौजूद व्यक्ति दाव खाओ का असली हत्यारा था। राजकुमारी ने मूल रूप से दाव खाओ को बाहर जाने देने की योजना बनाई थी, लेकिन उस व्यक्ति की रक्षा करने के लिए उसने राजकुमार को गलत समझने और नाराज होने दिया। जिस व्यक्ति की रक्षा करने की राजकुमारी ने पूरी कोशिश की, वह निश्चित रूप से केवल उसकी जैविक मां कंसोर्ट क्वैक थी। उपपत्नी की लिखावट उस पत्र की लिखावट से मिलती जुलती है जिसे वो तुयेन ने जला दिया था। आकाश धीरे धीरे काला होता गया, जिससे कमरे में रोशनी और अधिक चमकने लगी, जिससे दोनों लोग प्रकाशित हो गए, उजले स्थान और अधिक उजले हो गए तथा अंधेरे स्थान और अधिक काले हो गए। इसके अलावा पत्र में 2 वाक्य, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी लेकिन तुम यहाँ नहीं हो, मैं चांद के पीछे पीछे तुम्हारे पास बहना चाहती हूँ, राजकुमारी के शब्द नहीं हैं। राजकुमारी को जो चाहिए था वह मिल गया। वह सीधे इंपीरियल अकादमी गई और पुजारी को ढूंढा और वो तुयेन से व्यक्तिगत रूप से आकर उसे व्याख्यान देने के लिए कहा। वह उसके लिए इतनी दुख भरी कविताएं कैसे लिख सकती थी, मानो वे एक दूसरे के इतने करीब हों, लेकिन आकाश और समुद्र एक दूसरे से बहुत दूर हों। लाई थू बाक मुस्कुराया, उस छोटी मछली को देखकर जो निश्चल थी मानो सो रही हो। सड़क पर अफवाहें कहती हैं कि उपपत्नी क्वैक राजकुमारी की हवेली के अंदर और बाहर जाती रहती थी क्योंकि उसका दामाद वी बाओ हुआंग के साथ संबंध था। ऐसी भी अफवाहें हैं कि राजकुमारी डोंग जोंग ने इंपीरियल अकादमी के प्रिंसिपल वु तुयेन को महल में व्याख्यान देने के लिए मजबूर किया, जिससे दामाद को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लेकिन कितने लोग सच्चाई जानते हैं? जिया को इसके बारे में कब पता चला? आपसे भी पहले। वह मेज पर बैठ गया, उसकी आंखें अभी भी मछली पर थीं। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। जब 9 ऋण हेयरपिन गायब हो गया तो आप जांच करने के लिए वैन मंडप में गए। मैं बाहर रेलिंग पर खड़ा था, नीचे देखा और देखा कि क्वैक थुकफी वो तुयेन को कुछ दे रहा है।
बाद में आपने कहा कि यह एक पत्र था और मुझे बाकी की आयत भी बताई। होआंग तुहा ने झिझकते हुए अंततः पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं लगता कि इसका आपसे या इस मामले से कोई लेना देना है। होआंग तुहा चुप था। काफी देर बाद वह बोला, कोई बात नहीं, वो तुयेन और मैं कई सालों से परिचित हैं। मुझे उसकी कहानी जाननी चाहिए, तो फिर मुझे तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? वह चेंगदू में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम खुद जाकर उससे पूछ सकती हो। जब से वे मिले थे, यह पहली बार था जब लीथू बाक ने उसे इस तरह कठोरता से बाधित किया था। राजकुमार हा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, महाराज ने कहा था कि जब यह मामला खत्म हो जाएगा तो वे मुझे तुरंत ले जाएंगे। अब और इंतजार नहीं कर सकते? वह मंद मंद मुस्कुराया। होआंग तुहा आश्चर्यचकित था। क्या हमें राजधानी में कुछ और समय तक रहना होगा? अगर तुम इतने अधीर हो तो तुम वो तुयेन के पीछे पीछे थुक क्वच क्यों नहीं चले जाते? तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें वहां ले जाऊं? राजकुमार हा उलझन में था। समझ नहीं पा रहा था कि उसने अचानक अपना मन क्यों बदल दिया। वह केवल यह समझा सका, वह मामला पहले ही तय हो चुका है। आपकी मदद के बिना इस नौकर के लिए फैसले को पलटना बहुत मुश्किल होगा। हम पहले भी सहमत थे। अब आप अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं? मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता। ली शुबाई का चेहरा और भी ठंडा हो गया। उसने उसकी ओर देखने की जहमत न उठाते हुए मुंह फेर लिया और ठंडे स्वर में कहा, तुम सही कह रही हो। हम बस एक सहयोगी रिश्ते में हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जब हम आपके पारिवारिक मामले को सुलझा लेंगे तो हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे और एक दूसरे पर कोई देनदारी नहीं रहेगी। हुआंग जीहे को लगा कि उसके शब्द कुछ हद तक अस्वीकार्य थे, लेकिन उन दोनों के बीच मूल समझौते के अनुसार यह वास्तव में ऐसा था। अपना सिर उठाते हुए उसने ली शुबाई के ठंडे चेहरे को देखा। उसका दिल उथल पुथल हो गया और वह अनजाने में उसके करीब एक कदम बढ़ गई। कोई बात नहीं, कृपया समझौते को मत भूलना, महाराज। मुझे परिवार के खूनी मामले की जांच करने के लिए शू में वापस ले जाओ। मेरा नाम साफ करो। जैसे ही उसने कहा, हुआंग जीहे ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। जब उसका हाथ मेज के पार पहुंचा, तो उसने अचानक महसूस किया कि उसकी कलाई ठंडी थी। यह पता चला कि मेज के कोने पर रखा कांच का फूलदान गलती से खींच लिया गया था। नीले टाइल के फर्श पर गिर गया और टुकड़ों में बिखर गया। पानी हर जगह छिड़क गया। लाल मछली जमीन पर इधर उधर फड़फड़ा रही थी।